हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम पे, जिसका नाम है मयूरी भागवानी। आप इसको सर्च करेंगे, आपको ये चैनल मिल जाएगा। इस चैनल पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। साथ ही में आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में सोसाइटी में हम देखेंगे यूएन की रिपोर्ट के बारे में। अ यूएन रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड ऑन पॉपुलेशन, तो इसको देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे लिथुआनिया वाइडन कर्व्स ऑन रशिया एंड नॉर्थ स्ट्रीम। तो यहाँ पे रशिया के ऊपर किस तरह से यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगाता जा रहा है, नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, इसको देखेंगे। गवर्नेंस में देखेंगे न्यू गाइडलाइंस ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो जो नई गाइडलाइंस आई है कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर, ये क्या गाइडलाइंस है, कौन गाइडलाइंस को लेकर आया है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में अमरनाथ फ्लड्स के बारे में देखेंगे। इसके अलावा साइंस एंड टेक में देखेंगे डार्क मैटर के बारे में। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है इंडिया सेट टू बीट चाइना इन पॉपुलेशन यूएन रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे ये जो यूएन की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे। और आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, तो यूएन की ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे। और यहाँ पे एक रिपोर्ट जो यहाँ पे आई है उसमें पता चला है कि इंडिया जो है चाइना को बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। और इसमें ये बीट करने वाली जो डेट यहाँ पे दी गई है वो है 2023। तो 2023 तक इंडिया चाइना को बीट करके वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएगा। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे बाय 2023 इंडिया में उस टाइम 1.4 बिलियन लोग रह रहे होंगे बाय 2023। ये यूएन की रिपोर्ट है। अब देखो, 2011 का जो सेंसस आया था उसमें हमें पता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको बोला गया था कि ये 1.21 बिलियन पॉपुलेशन है। ओके, 1.21। अभी ये जो है बाय 2023 यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से ये 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हमारी हो जाएगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि 2011 का सेंसस आया, उसके बाद क्या कोई सेंसस ही नहीं आया इंडिया का? तो इंडिया का सेंसस आने वाला था 2021 में, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी तक ये सेंसस नहीं आया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो लेटेस्ट डाटा है वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर पॉपुलेशन का, वो यही है यूएन की जो ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएन की रिपोर्ट बोलती है कि बाय 2023 इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी 1.4 बिलियन। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा देखो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी होने वाली। तो देखो, ये तो हो गई इंडिया की बात। अब बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। तो यूएन की रिपोर्ट ये कहती है कि अभी हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, इस साल तक, इस साल के एंड तक, नवंबर तक हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो जाएगी 8 बिलियन। ओके, एंड बाय 2030 इट विल इंक्रीज अप टू 8.5 बिलियन पीपल। ओके, और एक और चीज यहाँ पे कही गई है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, बाय द ईयर 2100, ये पॉपुलेशन हो जाएगी 10.4 बिलियन। ठीक है, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ रही है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि आपको लग रहा होगा कि ये पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये जो रेट है पॉपुलेशन के बढ़ने का वर्ल्ड लेवल पे, दिस इज द स्लोवेस्ट टिल नाउ। ठीक है, स्लोवेस्ट टिल नाउ। 1950 से लेकर आज तक में जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये स्लोवेस्ट पेस पे हो रही है, लेस देन 1% से हो रही है। ओके, अच्छा, अब इसमें एक और चीज याद रखना, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे इंडिया का कहा जा रहा है कि इंडिया जो है बाय 2023 चाइना को रिप्लेस कर देगा एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इसके पीछे जो यूएन की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इसके पीछे हाई फर्टिलिटी रेट्स हैं। ठीक है, हाई फर्टिलिटी रेट्स हैं। अब हाई फर्टिलिटी रेट्स का मतलब ये होता है कि कोई विमेन अपने रिप्रोडक्टिव एजेस में, स्पेशली इन द एज ऑफ 15 to 49, इस एज में
कितने बार रिप्रोडक्शन करती है, कितने लाइव बर्थ्स को यहाँ पे परफॉर्म करती है, यानी कि कितने बच्चों को जन्म देती है, लाइव जो बर्थ्स हैं कितने लाइव बर्थ्स परफॉर्म करती है, इसको बोलेंगे फर्टिलिटी रेट। तो मान लो एक वुमेन जो है ये 4 बच्चों को जन्म देती है, एक वुमेन है 3 बच्चों को देती है, एक वुमेन है ये 2 बच्चों को जन्म देती है, तो इनका एवरेज क्या हो गया, इनका एवरेज फर्टिलिटी रेट हो गया 2, ठीक है, सॉरी 2 नहीं 3, तो इनका एवरेज फर्टिलिटी रेट हो गया 3, क्योंकि आप देखो ना 2 + 4 + 3 कितना हुआ, ये हुआ 9, 9 डिवाइड बाय 3 वुमेन है, तो तीनों का यहाँ पे 3 यहाँ पे फर्टिलिटी रेट हो गया। तो ये होता है फर्टिलिटी रेट कि एवरेज लेवल पर एक विमेन जो है अपने रिप्रोडक्टिव एजेस में कितनी बार रिप्रोड्यूस करती है। ओके, तो इसको बोलेंगे हम फर्टिलिटी रेट। अभी हमारे इंडिया का आप देखोगे तो हमारे जो इकोनॉमिक सर्वेज वगैरह आते हैं उसके हिसाब से अभी हमारा जो फर्टिलिटी रेट एवरेज चल रहा है दैट इज अबाउट 2.1। ओके, अच्छा दूसरी चीज ये कि जो वर्ल्ड की जो यूएन की रिपोर्ट आई है वर्ल्ड पॉपुलेशन को लेकर, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इस रिपोर्ट के हिसाब से अभी जो हमारा फर्टिलिटी रेट वर्ल्ड लेवल पर एवरेज फर्टिलिटी रेट जो चल रहा है ये है 2.3। ओके, 2.3 अभी हमारा एवरेज फर्टिलिटी रेट चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर। एक समय हुआ करता था 1950s का जब ये एवरेज फर्टिलिटी रेट 5 हुआ करता था, यानी कि ऑन एन एवरेज हर विमेन वर्ल्ड में 5 बच्चों को जन्म दे रही थी बाय 1950, और आज ये रेट हो गया है 2.3। ओके, तो दिस इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म, ठीक है। 2.3 जो लग रहा है आपको कि ये डेसिमल में नंबर कैसे आता है, तो ये स्टैटिस्टिकल टर्म है। ओके, अच्छा इंडिया का जो रिप्लेसमेंट रेट है दैट इज 2.1। इसका रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या है कि इंडिया में अगर फर्टिलिटी रेट हर जगह पे 2.1 हो जाता है, ये देखो ऑफिशियली हमें अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितना हमारे देश में फर्टिलिटी रेट चल रहा है, क्योंकि सेंसस आया नहीं है। अलग अलग इकोनॉमिक सर्वेज आते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक सर्वेज अलग अलग रिपोर्ट्स का यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं, बट ऑन ऑफिशियल टर्म्स हमारे पास अभी आज की डेट में इंडिया का कितना फर्टिलिटी रेट है ये प्रॉपरली हमें ऑफिशियल डाटा के हिसाब से क्लियर और एग्जैक्ट नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे कितना फर्टिलिटी रेट होना चाहिए अगर हम अपनी पॉपुलेशन को यहीं रोकना चाहते हैं तो दैट शुड बी 2.1। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे ये फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाता है तो जितनी हमारी पॉपुलेशन जन्म ले रही है उतनी ही पॉपुलेशन की डेथ हो रही है, तो ऑन एन एवरेज जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट हो गई। ऐसे अगर हम करते हैं तो हम चाइना के बराबर आ जाएंगे अगर हम 2.1 रेट जो है फर्टिलिटी रेट इसको बना के रखते हैं तो। ओके, तो अभी देखो यूएन की रिपोर्ट तो यही बोल रही है कि बाय 2023 वी विल बी बीटिंग चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो ये रिपोर्ट थी। अच्छा दूसरी चीज ये है कि बाय 2050 ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन अप टू 2050 विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन 8 कंट्रीज, यानी कि 2050 इस साल तक जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होगा वर्ल्ड लेवल पे उसका आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ने वाली है वो सिर्फ 8 कंट्रीज में बढ़ने वाली है। मतलब ये 8 कंट्रीज जो हैं मेजर कंट्रीब्यूटर होंगी पॉपुलेशन इंक्रीज की, और ये 8 कंट्रीज कौन सी हैं ध्यान से देखो, कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो मेजरली अफ्रीका की कंट्री है और एशिया में है इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो ये याद रखना है यूएन की रिपोर्ट के बारे में। इसका डाटा आप लोग अपने नोट्स में नोट कर सकते हो सो दैट आप आगे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन से रिलेटेड या एसेज वगैरह में भी आप इसको कोट कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। देखो मैं आपको इंडिया के पॉपुलेशन ट्रेंड की थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। इंडिया का पॉपुलेशन किस तरह से ट्रेंड कर रहा है, इंडिया का पॉपुलेशन ट्रेंड क्या रहा है अभी तक, ठीक है। तो इंडिया का जो ग्राफ है पॉपुलेशन का उसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये 4 फेजेस कौन से हैं, देखो सबसे पहला आता है फेज 1 जो था 1901 से 1921 के बीच का, ठीक है। तो जब ये 20th सेंचुरी हमारी शुरू हुई थी उस टाइम की बात करें, 1901 से 1921 की बात करें, इस टाइम पे हमारी जो ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की दैट वाज वेरी स्टैग्नेंट, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी और ये जो ग्रोथ रेट थी एकदम स्टैग्नेंट थी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इस टाइम पे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हुआ करता था, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा, हालांकि फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा हुआ करता था, ठीक है, फर्टिलिटी रेट भी ज्यादा हुआ करता था लेकिन मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा था। फर्टिलिटी रेट ज्यादा होने का मतलब है कि बाहर बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन होता था, ठीक है, हर वुमेन बहुत सारे बच्चे रिप्रोड्यूस करती थी, ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन वहां पे एक रीजन इस फर्टिलिटी रेट का ज्यादा होने का ये भी था कि जो पेरेंट्स हुआ करते थे उनको पता होता था कि हमारे ये सारे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसमें से काफी सारे बच्चों की तो डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटेशन, बिकॉज ऑफ द पुअर हेल्थ एक्सेस।
इन सभी कारणों से। तो मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा हुआ करता था, इसीलिए पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट थी। और 1911 से लेके 1921 का दौर ऐसा था, ये डिकेड ऐसा था जहां पे इनफैक्ट हमने इंडिया ने पहली बार और इकलौती बार नेगेटिव ग्रोथ भी देखी है पॉपुलेशन की, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घटी थी इस डिकेड के दौरान, ठीक है। अब इसके कई सारे रीजंस थे, इस टाइम पे कई सारे प्लेग भी आए थे, हेल्थ सर्विसेज उतनी अच्छी थी नहीं, हेल्थ का एक्सेस अच्छा नहीं था, उसके अलावा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी यहाँ पे हुआ था। तो ये सारे इश्यूज थे जिसके कारण जो फेज 1 है इसका, जो ये वाला डिकेड है 1911 से 21 तक का, इसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट हमने देखा पॉपुलेशन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, हमारी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक डिकेड ऐसा है जहां पे हमने नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा है, और वो है 1911 से 1921। ओके, दूसरा है फेज 2। फेज 2 जो है ये 1921 से 1951 तक का है, और यहाँ पे हमने देखा स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ को, यानी कि धीरे धीरे करके हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी और एक स्टेडी, एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही थी। 1921 को यहाँ पे डेमोग्राफिक डिवाइड का ईयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 1921 के पहले हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की, लेकिन 1921 के बाद पॉजिटिव ग्रोथ रेट हो गई। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा स्टैंडर्ड आप एक लेते हो ना, जीरो जो आप लेते हो, उसको आप 1921 ईयर मान सकते हो कि इसके पहले नेगेटिव ग्रोथ रेट और इसके बाद पॉजिटिव ग्रोथ रेट। इसीलिए ईयर 1921 को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड। ओके, अच्छा, दूसरी चीज फेज 3 आता है उसके बाद 1951 से 1981 का, ये पीरियड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। इस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह से एक्सप्लोड होती है, और इस टाइम पे ही हमने देखा था कि इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के दौरान यहाँ पे फोर्सफुल स्टरलाइजेशन वगैरह भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जबरदस्ती लोगों की नसबंदी कराई जा रही थी, क्योंकि इस टाइम पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाज अ मेजर इशू ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट धीरे धीरे कम होने लगे थे, क्योंकि हमारे पास हेल्थ सर्विसेज आने लगी थी, सभी जगह एक्सेस मिलने लगा था हेल्थ सर्विसेज का। और फर्टिलिटी रेट अभी भी ज्यादा था, क्योंकि लिटरेसी उतनी अभी भी नहीं थी, ठीक है। तो फर्टिलिटी रेट ज्यादा है लेकिन मोर्टेलिटी रेट कम होने लगे, तो इसलिए यहाँ पे 1951 से 1981 में हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का दौर देखा। इसके बाद हम बात करते हैं 1981 से 1981 से लेके आज तक की जो बात करते हैं, ठीक है। ये है हमारा फेज 4, और इसमें हमने देखा कि हमारी पॉपुलेशन जो है ये हाई है, ये ग्रोथ भी कर रही है, इसकी ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन ये ग्रोथ काफी स्लो हो गई है, ठीक है। धीरे धीरे करके ये ग्रोथ जो है ये ग्रेजुअली स्लो हो गई है, ग्रोथ रेट कम हो गया है। तो 1981 से लेकर आज तक के समय की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये 4 फेजेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। 1901 से, देखो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ 1901 से लेके 1921, फिर 1921 से लेके 1951, फिर ये 1981, और फिर ये आज तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा रहा हमारा ग्रोथ रेट, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रोथ रेट एकदम बढ़ने लगा, ओके, ये इस तरह से बढ़ने लगा 1951 तक, फिर एकदम ऊपर गया, और अब जो है वो धीरे धीरे इस तरह से बढ़ रहा है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ ये वाला पॉइंट आता है 1921 का, जब हमारा ग्रोथ रेट कम हुआ था पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव ग्रोथ रेट हमारा रहा था। ओके, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये इस तरह का ग्राफ आपको कुछ देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा चलो अब आगे बात करते हैं यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है, इसमें आप ये ग्राफ याद रखना, ये ग्राफ आपको मेंस में बहुत काम आएगा। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है ये मैं बताती हूँ। जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं अलग अलग फेजेस में हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पॉपुलेशन ट्रेंड चल रहे हैं, और मेनली आप इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ओके, ये 3 हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेजेस हैं। ओके, सबसे पहली स्टेज में क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट हाई, मोर्टेलिटी रेट हाई, यानी कि डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट को डेथ रेट भी बोल सकते हो, डेथ रेट भी हाई। तो ये वाला जो सीन था ये हमने देखा था हमारे इनिशियल स्टेज में, इनिशियल फेजेस में इंडिया में भी था कि फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। तो इस तरह से पॉपुलेशन थोड़ी सी स्टैग्नेंट रहती है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, पर यहाँ पे जो है बहुत फ्लक्चुएट करती है पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। जैसे कि जो अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या बहुत ही लोअर डेवलपमेंट वाली कंट्रीज हैं, वहाँ पे आज भी यही वाला जो है सीन चल रहा है। और इनफैक्ट आप देखोगे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, आज से 200 साल पीछे चले जाओ तो आपको यही इसी स्टेज में मिलेंगी सारी डेवलप्ड कंट्रीज भी। ओके, तो यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स हो गई, वो इस स्टेज पे है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी दूसरी स्टेज जो कि एक्सपांडिंग स्टेज है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि बर्थ रेट तो हाई रहता है, फर्टिलिटी रेट अभी भी हाई है, लेकिन डेथ रेट धीरे धीरे कम होने लगे हैं, बिकॉज यहाँ पे साइंस एंड टेक डेवलप करने लगा है, हेल्थ सर्विसेज आने लगी है, तो बर्थ रेट तो ज्यादा है लेकिन डेथ रेट कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये वाला जो पॉपुलेशन है ना, इतनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ने लगती है, तो ये वाली पॉपुलेशन वाला, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ वाला टाइम है, ये ऐसा पॉपुलेशन ग्रोथ वाला टाइम है जो कि यहाँ पॉपुलेशन एक्सपांड जरूर कर रही है लेकिन अलग अलग रेट्स पे कर रही है। ओके, तो ये वो वाला दौर है। तो यहाँ पे पेरू हो गया, श्रीलंका हो गया, केन्या हो गया, इनफैक्ट इंडिया भी अभी इसी स्टेज में है, सेकंड स्टेज में। उसके बाद करते हैं बात स्टेज 3 की, जहां पे बर्थ रेट भी कम हो चुके हैं और डेथ रेट भी कम हो चुके हैं। ऐसे में जो पॉपुलेशन है एक तरह से फिर से स्टैग्नेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएशन कम है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ग्रोथ होती है यहाँ पे। तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कनाडा हो गया, जापान, यूएसए, ये सभी कंट्रीज इस स्टेज में है, स्टेज 3 में। ओके, तो ये है हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इनिशियली यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, हाँ यहाँ पे फ्लक्चुएशन भी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद दूसरी आएगी स्टेज जहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, धीरे धीरे करके कम होगा। ठीक है, देखो धीरे धीरे करके ये वाला जो है ना, ये वाली लाइन, ये बर्थ रेट की, तो धीरे धीरे करके बर्थ रेट कम होगा। ठीक है, और डेथ रेट भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन इनिशियली बर्थ रेट फिर भी ज्यादा है डेथ रेट से, इसीलिए ये पॉपुलेशन अभी भी एक्सपांड कर रही है, अभी भी यहाँ पे ग्रोथ रेट आपको पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगी। लास्ट स्टेज होती है यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होने लगते हैं, और इसीलिए पॉपुलेशन एक तरह से स्टैग्नेंट हो जाती है, ज्यादा फ्लक्चुएशन होता नहीं और ग्रोथ रेट अब लगभग ना के बराबर होता है। ये 3 स्टेजेस आपको याद रखनी है अबाउट द पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है हमारा न्यू गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बात हुई है CCPA की, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की यहाँ पे बात हुई है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये कुछ गाइडलाइंस लेकर आई है, और ये गाइडलाइंस स्पेसिफिकली है होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए। ठीक है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसके लिए गाइडलाइन है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि गाइडलाइंस क्या है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये बनी है अंडर द एक्ट ऑफ 2019 नेम्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत ये जो अथॉरिटी है ये बनी है। ओके, और इसके पास बहुत सारे पावर्स हैं, जैसे कि ये कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, अगर इसका वायलेशन होता है तो पीनलाइज भी करेगी। इसके बाद अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकेगी, और जो भी लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको यहाँ पे पिनलाइज कर सकती है। इसके बाद यहाँ पे किसी को भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करने देगी। ओके, और इसके अलावा ये भी इंश्योर करेगी दैट नो पर्सन टेक्स पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग। तो कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आगे नहीं बढ़ने देगा कौन? CCPA। अब देखो CCPA जो है कुछ गाइडलाइंस लेकर आया है, और ये गाइडलाइन है रिगार्डिंग द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इनके बारे में ये गाइडलाइन है। गाइडलाइंस ये हैं कि आप जब किसी होटल में जाते हो तो आप देखते हो कि कई बार कई जगहों पे ऐसा होता है कि आपको एक बिल मिलता है, जो भी आपने खाया है वहां पे, खाना वगैरह जो भी खाया उसका आपको एक बिल मिलता है। ठीक है, इसके साथ आपको अगर आप चाहो तो जो भी वेटर हैं या जो भी होटल का स्टाफ है उसको आप अलग से अपना कुछ टिप दे सकते हो। ठीक है, ये वॉलंटरी बेसिस पे आप देखोगे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या हो रहा था, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े जो 5 स्टार 3 स्टार रेस्टोरेंट्स थे, वहां पे क्या हो रहा था कि ये जो बिल है, ये बिल तो आ ही रहा था आपके खाने का, जो भी आपने खाया उसका बिल तो है ही, साथ में वो सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे। ये सर्विस चार्ज और कुछ नहीं है, जो आप दूसरे होटल्स में, छोटे होटल्स में टिप के तौर पे देते हो, ये सर्विस चार्ज इन्होंने बाइंडिंग कर दिया। इन होटल्स ने ये सर्विस चार्ज बाइंडिंग कर दिया आपके ऊपर, और आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ है, आपको तो पैसे देने थे सिर्फ अपने खाने के। ठीक है, लेकिन इन्होंने सर्विस चार्ज भी जोड़ दिया आपके बिल्स में। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज है ना, ये और कुछ नहीं, जो आपसे आप अलग से टिप देते हो ना वॉलंटरी बेसिस पे, यहाँ पे आप बाउंड हो गए। और इसी सर्विस चार्ज को CCPA ने यहाँ पे अनफेयर ट्रेड
ट्रेड प्रैक्टिस बोला है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। इनका कहना है कि आप यहाँ पे कंज्यूमर को जबरदस्ती यहाँ पे कंपेल कर रहे हो कि उनको ये सर्विस चार्ज देना ही पड़े, जबकि ये एक्चुअल में वॉलंटरी होना चाहिए। तो दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, तो इसी की बात इस पूरे आर्टिकल में की हुई है। इसमें देखो ये गाइडलाइंस आई हैं कि यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर इंटरेस्ट को हिंडर ना करे, और जो होटल्स और रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को चार्ज करते हैं वो यहाँ पे गलत है। वो लोग, उनके पास ये पावर नहीं है कि वो सर्विस चार्ज जैसी कोई चीज चार्ज कर सकें। 2017 में भी इसी तरह की गाइडलाइंस आई थी, जहां पे ये बोला गया था कि जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो किन किन चीज़ों के ऊपर चार्ज अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्राइजेस मेन्यू कार्ड पे दिए हुए हैं अलोंग विद द एप्लीकेबल टैक्सेस, इसी को आपको यहाँ पे चार्ज करना है विदाउट द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ कस्टमर एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो इसका बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसके अलावा जो मेन्यू में चार्जेस हैं, अगर आप इसके अलावा कोई चार्जेस जोड़ के यहाँ पे कंज्यूमर को देते हो बिल, दैट इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे पावर्स क्या है सीसीपीए की, मैंने आपको सारी बता दी है। 2019 का ये एक्ट है जिसके अंदर ये बना है। यहाँ पे जो भी कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन होगा उसको ये रोकेगा, रेगुलेट करेगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकेगा, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को रोकेगा, और पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसको इंश्योर करने के लिए काम यहाँ पे किया जाएगा। अच्छा, सेक्शन 18 जो है इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो ये कहता है कि यहाँ पे कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रिवेंट करना और इनके वायलेशन को रोकना भी सीसीपीए का काम है। ओके, इसीलिए ये जो सीसीपीए है ये एम्पावर्ड है गाइडलाइंस वगैरह जारी करने के लिए। ओके, और यहाँ पे जो गाइडलाइंस इस बार जारी हुई है उसमें सीसीपीए ने सभी स्टेट्स के सेक्रेटरीज को ये बोला है कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो गाइडलाइन हमने जारी करी है ये इम्प्लीमेंट भी हों, और स्टेट सेक्रेटरीज ने अल्टीमेटली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, उनको ये आदेश दिए कि आप यहाँ पे सीसीपीए की गाइडलाइंस को इंश्योर करवाओगे कि इंप्लीमेंट हो रही हैं। अब ये सर्विस चार्ज की हम जो बात करें, ये बेसिकली क्या है, तो यही सर्विस चार्ज वही सिंपल सी टिप है या डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जो कस्टमर और होटल स्टाफ के बीच में होता है, ये होती है। ठीक है, यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि आप वॉलंटरी देते हो, लेकिन ये इसको कई रेस्टोरेंट्स क्या बोलते हैं, इसको एक फी बना देते हैं, एक सर्विस चार्ज बना देते हैं कि हमने आपको सर्व किया है इतने अच्छे से, तो इसकी भी आपको अलग से फी पे करनी पड़ेगी, जो कि एक्चुअल में टिप ही है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपेल कर दिया गया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। और स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में और फूड इंडस्ट्री में ये ज़्यादा चीज़ें हो रही है। ठीक है, अब नई गाइडलाइंस बोल रही हैं कि जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा सकते बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज वो नहीं लगा सकते किसी भी नाम पे। ठीक है, तो आप कोई सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते, और अगर आप लगाने वाले हो तो पहले से आप कस्टमर को इन्फॉर्म करो, उसके ऑर्डर करने से पहले से आप उसको इन्फॉर्म करो कि हम यहाँ पे ये लास्ट में हम यहाँ पे आपके ऊपर सर्विस चार्ज भी लगाएंगे। वैसे ये सर्विस चार्ज की पूरी जो चीज़ है ये वॉलंटरी होनी चाहिए, ये जो टिप देने वाली चीज़ है ये वॉलंटरी होनी चाहिए। अगर आप इसको मैंडेटरी बना रहे हो दैन इट इज़ अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये बोला गया है बाय द सीसीपीए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी बोले कि होटल्स कैन नॉट ऐड सर्विस चार्ज टू देयर बिल्स एंड चार्ज जीएसटी ऑन द टोटल। तो ऐसा नहीं कि आप सर्विस चार्ज को इंक्लूड करके फिर उसके ऊपर भी जीएसटी लगाओ, दिस इज कंप्लीटली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये न्यू गाइडलाइंस क्यों इशू की गई, क्योंकि कई जगह से ये ग्रीवेंसेस आ रहे थे कि कई सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के पास ये ग्रीवेंस आए कि कई सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो इस तरह का सर्विस चार्ज उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, और ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसको लेकर कई सारे कंप्लेंट्स मिली, और यहाँ पे ये भी कंप्लेंट्स मिली कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़े जा रहे हैं दूसरे नामों पे, जो मेन्यू में चार्जेस लिखे हैं उसके अलावा भी कई सारे चार्जेस कंज्यूमर्स को पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रही है कि देखो, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये बोला जा रहा है सीसीपीए द्वारा कि हमने तुमको ये मना नहीं किया कि तुमको किस चीज़ के प्राइस कितने रखने हैं, हमने तुम्हें अपना मेन्यू कार्ड डिसाइड करने का कोई स्टैंडर्ड्स नहीं दे दिए। ठीक है, तुमको जिस चीज़ के प्राइस जितने रखने रखो, लेकिन जो मेन्यू कार्ड में प्राइजेस दिए हैं उसके अलावा आप इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। ओके, ये चीज़ कही गई है। नाउ रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, अगर आपको भी ऐसा कहीं दिखता है किसी होटल में जहां आपको अलग से कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ रहे हैं, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाकर, या फिर इनका जो टोल फ्री नंबर है 1915, इस पे कॉल करके इस रिड्रेसल ग्रीवेंस अपना बता सकते हैं, सो दैट आपका रिड्रेसल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा इशू था रिगार्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस। ओके, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की, विच इज लिथुआनिया वाइडन्स कर्ब्स ऑन ट्रेड वाया कलिंगराद।
अब देखो सबसे पहले आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और रशिया के ऊपर इसी के कारण यूरोपियन यूनियन, यूएस सभी ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि रशिया की जो ट्रेड हुआ करता था वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। रशिया का जो यहाँ पे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम यहाँ पे सप्लाई करने का काम था रशिया का, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। लेकिन एक चीज़ ये भी हुई है कि अब रशिया ने क्या किया है, इन सभी के दाम घटा दिए हैं, इसके सभी के दाम घटा दिए हैं और इसके चक्कर में जो भी कंट्रीज रशिया के साथ अभी ट्रेड कर रही हैं, जैसे इंडिया कर रही है, चाइना कर रही है, तो इंडिया चाइना जो है ये रूबल में ट्रेड कर रही है, रूबल रुपी में या रूबल रिनमिंबी में यहाँ पे ट्रेड कर रही हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, इन कंट्रीज को बड़ा फायदा हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली जो पेट्रोलियम, जो नेचुरल गैस पहले इतनी महंगे दामों में मिलती थी, अब वो सस्ते दामों में मिल रही है। लेकिन यहाँ पे नुकसान सिर्फ रशिया का नहीं है। रशिया देखो, रशिया अपना 40% जो इनकम कमाता था ये नेचुरल गैस पेट्रोलियम के थ्रू ही कमाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन और यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसके कारण रशिया का जो सप्लाई यूरोप की कंट्रीज में जाता था वो रुक गया है। ठीक है, अब इसमें रशिया को तो नुकसान हुआ, लेकिन मान लो रशिया को अगर 10 पैसे का नुकसान हुआ है तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन को पूरे 1 रुपए का नुकसान हुआ है। इस तरह से 10 टाइम्स ज्यादा नुकसान यूरोपियन यूनियन को हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पास यहाँ पे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है ही नहीं, और अगर ये खरीद रहे हैं दूसरी जगह से तो बहुत महंगे दामों पे इनको मिल रहे हैं। अभी ये पूरी कहानी चल ही रही थी, इसी में यूरोपियन यूनियन मान नहीं रहा और यूरोपियन यूनियन ने और यहाँ पे सैंक्शंस लगाने की बात की रशिया के ऊपर। और ये कहा है कि यूरोपियन यूनियन में मैं आपको दिखाऊंगी, लिथुआनिया एक कंट्री है, बाल्टिक नेशन इसको बोलते हैं, वन ऑफ द बाल्टिक नेशन। तो ये लिथुआनिया ने यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री होके रशिया की एक टेरिटरी है कलिंगराद, ठीक है, ये कलिंगराद जो है ना, ये रशिया का एक ऐसा पोर्ट है जो रशिया से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। रशिया की जो मेनलैंड है उससे दूर एक जगह है रशिया की ही, कलिंगराद, इसकी भी लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगी। तो बेसिकली यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने और सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर और स्पेसिफिकली कलिंगराद से जो ट्रेड हो रहा था इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए। रशिया ने वार्न भी किया है लिथुआनिया को कि देखो ऐसा मत करो, इसके तुमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यूरोपियन यूनियन को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा यूरोपियन यूनियन में। अब देखो यहाँ पे एक नॉर्ड स्ट्रीम की भी बात हो रही है। नॉर्ड स्ट्रीम क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन है, ठीक है। ये गैस पाइपलाइन किस किस के बीच में है? रशिया के और यूरोप के बीच में है, स्पेसिफिकली रशिया और जर्मनी के बीच में है, ठीक है। इस गैस पाइपलाइन से क्या होता था कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको नेचुरल गैस मिलती थी। अभी नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है ये पहले ही आ चुके हैं 2011 में, ठीक है, और इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी आने वाली थी, लेकिन ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 के ऊपर स्टॉल कर दिया किसने? यूएस और यूरोपियन यूनियन ने, कि रशिया ने क्योंकि अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, तो हम यहाँ पे नॉर्ड स्ट्रीम को स्टॉल करते हैं, हम इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद करें। तो रशिया ने बोला ठीक है बंद करो, तो भाई हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ही तुमको यहाँ पे नेचुरल गैस नहीं देंगे, हमको जहाँ पहुंचानी हम तो पहुंचा देंगे। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 अभी चल रही थी। तो अंदर से अंदर की बात ये है, देखो यूरोप की जो कंट्रीज हैं, जर्मनी वगैरह, वो नहीं चाहती कि नॉर्ड स्ट्रीम बंद हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनके ऊपर इतना प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है यूएस की साइड से, नेटो की साइड से, कि इनको नॉर्ड स्ट्रीम 2 बंद करवानी पड़ी। अब अंदर अंदर ये चाह रहे थे कि चलो ठीक है नॉर्ड स्ट्रीम 2 बंद हो गई तो हो गई, 1 तो चल रही है, लेकिन ये 1 वाली जो स्ट्रीम है ना, इसको भी रशिया ने अभी 10 दिन के लिए बंद कर दिया, ये बोल के कि मेंटेनेंस करना है। अब सबको डर ये लग रहा है यूरोप की कंट्रीज को कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 दिन के बाद शुरू ही ना करे नॉर्ड स्ट्रीम को, ठीक है, रशिया शुरू ही ना करे नॉर्ड स्ट्रीम को, ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो ये पूरा इशू अभी चल रहा है, कलिंगराद को जो आइसोलेट करने की कोशिश चल रही है यूरोप के द्वारा, ये भी यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, और रशिया इसका पूरा पूरा बदला लेने के उसमें बैठा है, फिराक में बैठा है, ठीक है। तो इसको जरा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखो ये है हमारा यूरोप। यूरोप में ये 3 कंट्रीज देख रहे हो, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, याद रखना तीनों के नाम, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है रशिया, ये है रशिया, ठीक है। रशिया आपको पता है आधा हिस्सा रशिया का एशिया में है, आधा हिस्सा रशिया का यूरोप में है। अब रशिया के साथ देखो ये सारी कंट्रीज जो हैं, एस्टोनिया, लातविया, इनकी तो बाउंड्री जोड़ती है, लिथुआनिया की बाउंड्री यहाँ से नहीं जोड़ती, लेकिन ये वाला जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, ये रशिया का ही हिस्सा है, कलिंगराद, ठीक है। तो इसके साथ रशिया लिथुआनिया की बाउंड्री जुड़ती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रशिया किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो ये सारी कंट्रीज तो हैं ही, देखो फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लातविया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, लेकिन इसके साथ पोलैंड और लिथुआनिया भी है, क्योंकि पोलैंड और लिथुआनिया, ये जो छोटा सा आपको टेरिटरी दिख रही है, ये कलिंगराद है, ये रशिया की ही टेरिटरी है, ठीक है। तो याद रखना रशिया के साथ बॉर्डर लिथुआनिया और पोलैंड भी शेयर करते हैं।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाल्टिक सी है, ठीक है। बाल्टिक सी के अलावा यहाँ पे ऊपर देखो ये आर्कटिक सर्कल है और यहाँ पे देखो नॉर्थ सी है, ठीक है। इस मैप को जरा देख लेना, ठीक है। ये है यूक्रेन हमारा, यूक्रेन के नीचे आती है ब्लैक सी, ये है सी ऑफ अजोव, ओके। अब आगे बात करते हैं कलिंगराद की, मैं लोकेशन दिखाती हूँ। देखो ये है लिथुआनिया और ये देखो ये जो छोटी सी टेरिटरी दिख रही है ना यहाँ पे, ये है कलिंगराद। ये कलिंगराद जो है ये रशिया की ही टेरिटरी है, जहाँ पे लिथुआनिया इस ट्रेड को, जो यहाँ पे इस पोर्ट के थ्रू ट्रेड हुआ करता था, इस ट्रेड के ऊपर सैंक्शंस लगाने पे तुला है लिथुआनिया, और जिसका इसको अंदाजा भी नहीं कि शायद रशिया इससे बहुत गुस्सा हो जाए, ओके। तो ये पूरा अभी इशू है। मैं आपको नॉर्थ स्ट्रीम जो है हमारी बन रही थी उसके बारे में बताती हूँ। तो नॉर्थ स्ट्रीम जो है देखो यहाँ पे जर्मनी दिख रही है, ठीक है। मैं आप पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको ज्यादा इजीली अच्छे से दिखे। ये देखो ये जर्मनी है, ठीक है, और ये है रशिया। तो इनके बीच में ये देखो इस तरह से ये नॉर्थ स्ट्रीम जा रही थी, ओके। ये नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन है इस तरह से जा रही थी बाल्टिक सी से होती हुई बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, ओके। और ये जो नॉर्थ स्ट्रीम है ये इन सभी कंट्रीज, जितनी भी आसपास कंट्रीज आ रही है, सभी को नेचुरल गैस प्रोवाइड करती थी। और ये जो नॉर्थ स्ट्रीम है ना, इसकी भी दो स्ट्रीम है, ठीक है। पहली जो पहले बन चुकी है 2011 में, दूसरी अभी बन रही थी, दूसरी के ऊपर स्टॉल कर दिया इन सभी कंट्रीज ने, ये कहते हुए कि रशिया ने तो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो जरा और समझते हैं नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में। तो देखो जो नॉर्थ स्ट्रीम है इसमें दो पाइपलाइंस थी। नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो है 2011 में बन चुकी है और ये रशिया और जर्मनी के बीच में है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है ये बन रही थी लेकिन इसको बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अगर ये बन जाती तो इसमें कैपेबिलिटी होती 55 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस को ट्रांसपोर्ट करने की पर ईयर, ठीक है। लेकिन ये अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाई क्योंकि ये बीच में ही यहाँ पे स्टॉल कर दी गई। इसके अलावा ये दोनों पाइपलाइंस जो हैं अगर इन दोनों को मिला दोगे तो एक साल में लगभग 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस जो है वो ट्रांसफर हो सकती थी। अब याद रखना जो नॉर्थ स्ट्रीम है बाल्टिक सी से होकर गुजरती है और इस बाल्टिक सी के दौरान गुजरते हुए दौरान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से पड़ती है, ठीक है। तो हर कंट्री के आसपास, जैसे देखो मान लो ये कंट्री है, इसके आसपास कुछ लेंथ तक, कुछ डिस्टेंस तक जो पानी है उसके ऊपर इस कंट्री का ही हक रहता है, ठीक है। ये होता है एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ये नॉर्थ स्ट्रीम गुजरती थी, जैसे कि रशिया हो गया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, और साथ में टेरिटोरियल वाटर्स हैं रशिया के, डेनमार्क के, जर्मनी के, ये सब के, ठीक है। तो यहाँ से सब जगह से नॉर्थ स्ट्रीम गुजरती थी। अभी नॉर्थ स्ट्रीम 2 तो बंद हो ही चुकी है लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 1 को भी 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया, ये कहते हुए कि मेंटेनेंस की जरूरत है। लेकिन सबको डर ये है कि कहीं 10 दिन के बाद रशिया ने नॉर्थ स्ट्रीम खोला ही नहीं तो यहाँ पे ये सब डर है। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन आज का ये है कि आप मुझे बताओगे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये कितने डिस्टेंस तक होता है, कितना डिस्टेंस होता है किसी कोस्ट से जहाँ पे किसी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, कितने डिस्टेंस पे ये होता है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है आज का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, अमरनाथ के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था अमरनाथ में जो फ्लैश फ्लड्स आई हैं उनके बारे में, उसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अमरनाथ यात्रा जो जम्मू कश्मीर में होती है, ये शिव जी का, जो शिवा है उनका एक बहुत बड़ा श्राइन है। हिंदू जो पिलग्रिम्स हैं वो इस श्राइन को बहुत मानते हैं। तो यहाँ पे कई सारे जो भक्त हैं वो गए। इस दौरान यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ी फ्लड्स आ गई। पहले ये माना जा रहा था कि इसके पीछे क्लाउड बर्स्ट एक रीजन है, ठीक है। और हमने ये देखा था कि क्लाउड बर्स्ट के दौरान होना क्या चाहिए कि 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाए विद इन 1 आवर इन 20 to 30 किलोमीटर रेंज। ये क्राइटेरिया हैं क्लाउड बर्स्ट होने के, कि क्लाउड बर्स्ट कब होता है, जब एक ही जगह पे 20 से 30 किलोमीटर के लोकलाइज्ड रीजन में एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए, रेनफॉल हो जाए, उसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। लेकिन यहाँ पे पता चला, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अभी तक एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि क्यों ये फ्लैश फ्लड्स आई है। तो यूजुअली क्या होता है, इन क्लाउड बर्स्ट के कारण ही फ्लैश फ्लड्स आती है। लेकिन यहाँ पे अमरनाथ में क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ था। अब समझ में आया क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश हुई ही नहीं, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर बारिश हुई ही नहीं, लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल हुई थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि एकदम फ्लैश फ्लड्स आ गए। तो देखो अमरनाथ में जो ये फ्लैश फ्लड्स आए थे, यहाँ पे अभी तक देखो 16 लोगों की जान चली गई है, ये अभी तक जो पता है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ था, एक एक्सट्रीम इवेंट हुआ था जिसको कि पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता था, ओके। और इसको माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का ही कॉन्सिक्वेंस था। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री
ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसने ये बोला है कि ये एक रेयर फिनोमिना था, एक एक्सट्रीम फिनोमिना था विच वाज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। याद रखना है कि आईएमडी, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसका हेड जो है, उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या पेरेंट ब्रांच जो है, मिनिस्ट्री जो है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ओके, इसने ये कहा है कि यहाँ पे जब पूरे एरिया में फ्लैश फ्लड्स आए तो तब हमको लगा कि यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये क्लाउड बर्स्ट नहीं था, ये एक सडन क्लाउड फॉर्मेशन था। ठीक है, इस सडन क्लाउड फॉर्मेशन के कारण हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी, लेकिन हो गई। अब आप सोचोगे 2.5 से 3 सेंटीमीटर इतनी ज्यादा बारिश तो नहीं होती, प्लेन्स में इतनी ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन वैलीज जहाँ पे होती है, माउंटेन्स जहाँ पे होती है, वहां पे ये इतना रेनफॉल भी बहुत होता है। ओके, तो ये जो है सब्सटेंशियल है, काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेनफॉल है इन द हिली रीजन्स, जिसके कारण ये फ्लैश फ्लड्स आए थे। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो ईस्टर्ली विंड्स हैं वो धीरे धीरे ट्रैवल कर रही थी हिमालयाज की तरफ, और यहाँ पे ट्रैप हो गई एक जगह जगह पे, और यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होने लगा। इस क्लाउड फॉर्मेशन के कारण क्या हुआ कि एकदम कंडेंस हो गए यहाँ पे क्लाउड्स, और क्योंकि इतने हायर रीजन, हिमालय में इतना हायर रीजन होता है, यहाँ पे इतने अपर लेवल पर कोई विंड्स भी नहीं चलती जो डिसिपेट कर सके इन क्लाउड्स को, तो एक साथ ही सारे क्लाउड्स बन गए और यहाँ पे कन्वर्जेंस होने लगा विंड्स का, जिसके कारण ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के कारण यहाँ पे इतनी ज्यादा रेनफॉल हो गई। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कल भी कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था आपको कि मान लो ये एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये ईस्टर्ली विंड्स चल रही हैं, और ईस्टर्ली विंड्स जो है ये मॉइस्चर लेकर आई हैं। ठीक है, ये मॉइस्चर लेडन ईस्टर्ली विंड्स है। अब ये जब चढ़ती हैं, ऊपर चढ़ती हैं एक माउंटेन के ऊपर, तो क्या होता है धीरे धीरे ये कूल होने लगती है। यहाँ पे तो फिर भी ये वार्म थी, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते ये अपनी हीट को डिसिपेट करने लगती है और यहाँ पे कूल हो जाती हैं। कूल होने के कारण यहाँ पे कंडेंस होने लगता है इनका जो मॉइस्चर है। कंडेंस होने के चक्कर में क्या होता है कि क्लाउड फॉर्म होने लगते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होने लगता है। जब ये मॉइस्चर लेडन विंड्स कंडेंस होने लगती है तो क्लाउड फॉर्मेशन होने लगता है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई अपर लेवल विंड्स नहीं चल रही हैं, अगर चलती तो ये जो क्लाउड्स हैं ये डिसिपेट हो जाते, इस तरह के क्लाउड्स बन जाते। ठीक है, इस तरह के क्लाउड्स बन जाते। लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पे कोई विंड्स नहीं चल रही थी, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे धीरे धीरे क्लाउड्स बनने लगे और ये क्लाउड्स एक के ऊपर एक इस तरह से जमा होने लगे। ओके, और यही वाले जो क्लाउड्स होते हैं जो इतने डेंस होते हैं और इनकी हाइट सबसे ज्यादा होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो इस तरह के क्लाउड्स बनने लगे एक लोकलाइज्ड रीजन में, और यहाँ पे एकदम रेनफॉल होने लग गई। ठीक है, और इसी रेनफॉल, यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं हुई, 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल नहीं हुई, लगभग 3 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई, क्योंकि लेकिन ये हिली रीजन है तो ये 3 सेंटीमीटर की रेनफॉल ने भी फ्लैश फ्लड्स क्रिएट कर दी। अब इसमें और भी बात की गई है कि यहाँ पे 2013 में भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था केदारनाथ में, आप सभी को याद होगा, जहाँ 6,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। इसके अलावा अभी जो चमोली है उत्तराखंड का, वहां पे भी एक एवलांच आया था। ठीक है, जो जिसको हम बोल रहे थे ग्लेशियर्स के कारण ये एवलांच आया था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अभी हमने देखा कि वेस्टर्न हिमालयाज में भी 1969 से लेकर 2015 तक हाई इंटेंसिटी रेनफॉल बढ़ने लगा था। ठीक है, तो ये पूरा जो चीजें हैं ये रिलेटेड है इन हिली एरिया से रिलेटेड, और आपको समझ में आना चाहिए कि जो हिल्स हैं वहां पे किस तरह से फ्लैश फ्लड्स आ सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट हो। ओके, आगे बात करते हैं, अमरनाथ की बात कर लेते हैं। तो अमरनाथ जो देखो क्या है, एक हिंदू श्राइन है जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। यहाँ पे ये जो केव है, पूरी जो श्राइन है, ये सिचुएटेड है एट द हाइट ऑफ 3888 मीटर्स। ठीक है, और ये श्रीनगर से 100 किलोमीटर दूर है, जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। यहाँ पे पहलगाम के थ्रू आप यहाँ पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये हिंदुइज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है, और अमरनाथ यात्रा 3 साल के बाद इस साल रिज्यूम हुई थी। और यहाँ पे 2 रूट्स हैं यहाँ पे अमरनाथ पहुंचने के, एक तो है पहलगाम से, एक है सोनमार्ग। तो इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, एक तो है यहाँ पहलगाम से और दूसरा यहाँ से शुरू होता है सोनमार्ग से। यहाँ दोनों से जाके आप संगम तक पहुंचते हो, और उसके बाद ये होली केव जो है अमरनाथ की वो शुरू होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो लगभग 3888 मीटर्स की हाइट होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। ओके, आगे बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा आज का आर्टिकल है अबाउट द डार्क मैटर। तो देखो ये डार्क मैटर क्या है, सबसे पहले समझो कि ये डार्क मैटर जो है, इसको ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया इस डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए, जिसका नाम है ल्यूक्स जेपलिन। ठीक है, ल्यूक्स
जेपलिन। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये यूएस में एक्सपेरिमेंट किया गया और आज तक में सबसे ज्यादा इंटेंसिव और सबसे ज्यादा सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर जो है वो यही है, लुक्स जेपलिन। ओके, तो इसके थ्रू हम देखने वाले हैं कि डार्क मैटर क्या था, क्या इसके बारे में पता लगा है। तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यूनिवर्स है इसमें हमको जो प्लैनेट्स दिखते हैं, जो स्टार्स दिखते हैं, ये सब जो चीजें हमको दिखती है ना, मीटियोर्स हो गए, ये सारी चीजें जो होती है इसको हम बोलते हैं विजिबल मैटर। विजिबल मैटर, ठीक है, ये ऑर्डिनरी मैटर होता है। तो हमको क्या लगता है कि इतने सारे स्टार्स हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, यही पूरा यूनिवर्स बन गए हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ये विजिबल मैटर है ये कुल मिला के सिर्फ पूरे यूनिवर्स का 5% मैटर बनाता है, ठीक है, सिर्फ 5% हिस्सा यूनिवर्स का ये विजिबल मैटर है। इसके अलावा 27% जो मैटर है वो डार्क मैटर है, जो कि हमको दिखता नहीं है, जैसे ब्लैक होल वगैरह डार्क मैटर में आते हैं। ओके, तो 27% जो हिस्सा है ये डार्क मैटर है और इसके अलावा 68% जो यूनिवर्स का हिस्सा है ये डार्क एनर्जी है। तो अगर आप पूरे यूनिवर्स को डिवाइड करते हो तो 68% हिस्सा लगभग एनर्जी वाला है जो डार्क एनर्जी से बना हुआ है, और इसके अलावा लगभग 32% हिस्सा है जो मैटर है, ठीक है, और इस मैटर में भी लगभग 27% हिस्सा है डार्क मैटर जो हमको दिखा ही नहीं है, जिसको हमने अभी तक डिटेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ 5% हिस्सा वो है जो हम देखते हैं, यानी कि प्लैनेट्स हो गए, मून हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, मीटियोर्स हो गए, ये सब जो है ये सिर्फ 5% हिस्सा बनाते हैं यूनिवर्स का। ओके, तो ये याद रखना है, ये वाली पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज ये कि देखो हम जो चीजें देखते हैं प्लैनेट्स, मून्स, गैलेक्सीज, ये सिर्फ 5% हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं विजिबल मैटर। इसके अलावा 68% डार्क एनर्जी, 27% डार्क मैटर है। ओके, ये जो डार्क मैटर है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो जो भी चीजें आती है डार्क मैटर में, अभी हमको पता भी नहीं कि डार्क मैटर में एग्जैक्टली क्या आता है, लेकिन जो भी चीजें डार्क मैटर में आती हैं उनका काम ये होता है कि जो गैलेक्सीज हैं या जो मून है या जो भी स्टार, जो विजिबल मैटर है ना, उसको साथ में चिपका के रखे, ठीक है, यानी कि अट्रैक्ट करने का काम करता है डार्क मैटर, ठीक है, दो चीजों को, दो विजिबल मैटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है डार्क मैटर। लेकिन डार्क एनर्जी उल्टा काम करती है, डार्क एनर्जी बोलती है कि जो दो गैलेक्सीज हैं उनको रिपेल करने का काम डार्क एनर्जी करती है। तो डार्क एनर्जी से ये जो विजिबल मैटर है ये रिपेल करता है, डार्क मैटर से ये जो विजिबल मैटर है ये अट्रैक्ट करता है, पास में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्स के एक्सपांशन के पीछे क्या है, तो एक्सपांड क्यों कर रहा है यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पे रिपेल कर रही है गैलेक्सीज, और वो क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ द डार्क एनर्जी। ओके, अब जो डार्क मैटर है इसकी खोज 1920s में हुई थी और जो डार्क एनर्जी है इसकी खोज हुई थी 1998 में। नाउ डार्क मैटर के बारे में कुछ चीजें बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये प्रिवेंट करती है हमारे मिल्की वे को एक दूसरे से दूर जाने के लिए, ठीक है। तो जो डार्क मैटर है ना उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा काम करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही डार्क मैटर सभी गैलेक्सीज को पास में लाता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दूसरी चीज, हमने डार्क मैटर को अटेम्प्ट करा है काफी बार कि डिटेक्ट किया जाए, ठीक है, कई सारे अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सेलरेटर्स यहाँ पे बनाए, यहाँ पे एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सेलरेटर बनाया, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है कि डार्क मैटर हो सकता है कि अब हम डिटेक्ट कर लें। अब देखो डार्क मैटर इतना ज्यादा एल्यूसिव क्यों है, इतना ज्यादा डिटेक्ट हो पाना इसका डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया कि 4 मेजर फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी है, एक तो है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ये न्यूक्लियर एनर्जी कैसी, स्ट्रॉन्ग और वीक, और दूसरी है ग्रेविटेशनल एनर्जी, ये भी कैसी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑटोमेटिकली वीक होती है नेचर में, और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो चार कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरी वीक न्यूक्लियर एनर्जी, तीसरी ग्रेविटेशनल एनर्जी और चौथी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन 4 फोर्सेज से मिलकर पूरा यूनिवर्स बना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये डार्क मैटर है, ये डार्क मैटर का मतलब ये है कि ये जो डार्क मैटर है इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो इंटरैक्ट नहीं करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन में बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करती ये डार्क मैटर, ठीक है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस करते ही नहीं है तो हम डिटेक्ट कैसे करें, इनकी जो इंटरैक्शन होती है दे आर जस्ट बेस्ड अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में इतनी वीक है तो इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनको डार्क नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो कोई लाइट एमिट नहीं करते, क्योंकि वो कोई लाइट एमिट नहीं करते तो उनको देख पाना, उनको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो याद रखना 2 चीजें हैं डार्क मैटर से रिलेटेड, पहली तो यहाँ पे ये कोई भी लाइट एमिट नहीं करते इसीलिए डार्क कहा जाता है, इनका अपना वेट है, इनका अपना मास है, इसीलिए इसको मैटर कहा जा रहा है, तो डार्क मैटर तो ये हो गया। तीसरी चीज,
कि इनका इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के साथ बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसीलिए इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अगर हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते, अगर हम इनको देख नहीं सकते, तो हमें कैसे पता कि एग्जिस्ट करते हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि हमारी पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा विजिबल है, बाकी सारा जो है डार्क एनर्जी या डार्क मैटर है, हम कैसे बोल पा रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि देखो कई बार कुछ साइंटिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करे और देखा कि मान लो ये दो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, इसको आप यहाँ पे जाके देखोगे, यूनिवर्स में जाके देखोगे, तो गैलेक्सीज में जो स्टार्स हैं जिस हिसाब से रोटेट कर रहे हैं, जिस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, एक तो वो हो गई स्पीड 1, और वही सेम लैब में जाके आप यहाँ पे इनको एक्सपेरिमेंट करोगे कि ये दो गैलेक्सीज हैं, इनके स्टार्स किस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, ये होगी स्पीड 2। तो आप देखोगे स्पीड 1 और स्पीड 2 डिफरेंट आते हैं। आपने लैब में ये सोचा था कि जो भी है यूनिवर्स वो विजिबल मैटर है, प्लैनेट, स्टार्स, मून्स, ये सभी हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये सोच के आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया और आपकी स्पीड जो थी वो बहुत अलग आई जो एक्चुअल स्पीड है उससे। तो ये बताता है कि हमारे यूनिवर्स में सिर्फ विजिबल मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमारे पास एविडेंसेज हैं, तो देखो ये जो यूनिवर्स है इसको आप अलग अलग लेवल्स पे देखते हो। लेवल्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, न्यूक्लियाई के, एटम्स के। यहाँ अलग अलग लेवल्स पे जब आप यूनिवर्स को मैप करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी नई चीजें पता लगती है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लगता है कि 3 स्केल्स हैं जहाँ पे जो फिजिसिस्ट हैं वो छोटे छोटे चीजों को भी, छोटे छोटे स्केल्स पे भी चीजों को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड एविडेंस यहाँ से आता है कि यहाँ पे जो बुलेट क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज है, यानी कि इसका मतलब यह है कि मान लो ये दो गैलेक्सीज हैं और ये आपस में मर्ज होती हैं, इसको बोलते हैं बुलेट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। इन मर्जर के थ्रू यहाँ पे अगर आप इसको विजिबल यूनिवर्स के हिसाब से देखोगे, तो इस मर्जर को अगर आप विजिबल यूनिवर्स के हिसाब से देखोगे तब भी आप इस मर्जर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ये बताता है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब कौन कौन से कैंडिडेट्स हमारे दिमाग में है कि क्या क्या चीजें डार्क मैटर हो सकती है, तो देखो बहुत सारी चीजें जो अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हैं, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे बोसॉन पार्टिकल है, ठीक है, कंडेंसेट्स हैं, ग्रेविटी हो गया, ये सारी जो है जेड बोसॉन पार्टिकल हो गया, इन सबको अभी ट्राई किया जा रहा है कि क्या ये हमारा डार्क मैटर जैसा कुछ पार्टिकल बन रहा है या नहीं। तो ये पूरा जो आर्टिकल है ये है अबाउट द डार्क मैटर जो मैंने आपको समझाया। इसमें लुक्स जेपलिन करके एक एक्सपेरिमेंट किया गया है यूएस में टू डिटेक्ट द डार्क मैटर, ओके। तो इतनी ही न्यूज थी। आपसे मैंने आज के पूरे सेशन में 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे जरूर देना। इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में डिफरेंस जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। देखो डार्क एनर्जी ज्यादा है, डार्क मैटर कम है, ठीक है। डार्क एनर्जी जो है ये क्या करती है, रिपेल करवाती है, यूनिवर्स को दूर करती है, टेंड टू ड्राइव द यूनिवर्स अपार्ट। लेकिन डार्क मैटर यूनिवर्स को साथ में लाता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसका नॉर्मल मैटर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता डार्क एनर्जी का। डार्क मैटर का इंटरेक्शन होता है और ये इंटरेक्शन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू, और इसको हम पता लगाते हैं यूजिंग ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्नोलॉजी, ओके। इसके अलावा ये जो डार्क एनर्जी इसको आप 5th फंडामेंटल फोर्स भी बोल सकते हो। 4 फंडामेंटल फोर्सेस तो हमने देखी, न्यूक्लियर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल एनर्जी। इसके साथ 4th आप एनर्जी बोल सकते हो डार्क एनर्जी, 5th जो एनर्जी इसको आप डार्क एनर्जी बोल सकते हो। डार्क मैटर जो है ये हमारा एक एंटी मैटर, नॉट एंटी मैटर, या फिर ब्लैक होल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।